हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज सेडिशन, जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड 8060। सो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पनिशमेंट है एंड जो हमारा नया लॉ आया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं सेडिशन लॉ से रिलेटेड। एंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत डाउट्स आते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है। इसके बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी पास हुए हैं जिसमें कभी इसको बोला गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कभी बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ वी विल सी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो स्टार्ट विद द सेक्शन। So, before dealing with the section, we must know the introduction about sedition. So, sedition एक one of the controversial laws में से एक है जो हमारे इंडियन कॉलोनियल पास्ट से सबसिस्ट कर रहा है अभी तक के रीसेंट लीगल सिस्टम में। ये कॉलोनियल टाइम में बना था लेकिन ये अभी तक हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेडिशन है इसको ऐड किया गया था आफ्टर 10 years व्हेन आईपीसी वाज फ्रेम्ड। आईपीसी 8060 में लागू हुआ लेकिन जो सेडिशन है वो 8070 में ऐड किया गया बाय सर जेम्स स्टीफन। इसका मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है आपका कोई एक्शन या स्पीच, आपने पब्लिक कोई स्पीच दी या पब्लिक एक्शन किया जिससे क्या हो रहा है, जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग अथॉरिटी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध कर रही है। आपने कुछ ऐसी स्पीच दे दी या ऐसा एक्शन कर दिया कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हो गई पब्लिक। आपको उसके लिए वो स्पीच और एक्शन आपका ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 124 ए दैट इज सेडिशन। ये जो लॉ था सेडिशन का, ये ड्राफ्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये क्यों ड्राफ्ट किया गया था? क्योंकि उनका मेन एम था कि सुप्रेस करना उन जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थे उनको दबाना। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए वो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। वो स्पीच देते थे लोगों को, एक्शंस करते थे कुछ ऐसे कि जो हमारी पब्लिक है, जो इंडियन हमारी पब्लिक है, वो क्या करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो। इसलिए उन्होंने इस ऑफेंस इसको ऐड किया एज अ ऑफेंस। और उनको क्या करते थे, अंडर से इस सेक्शन को यूज करके वो लोग इंडियन लीडर्स को इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया करते थे। दैट्स व्हाई दे हैव मेड दिस लॉ। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये अभी तक हमें कितने साल हो गए कि हमें फ्रीडम मिले हुए, 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई, लेकिन ये सेक्शन अभी तक हमारे लीगल सिस्टम में क्यों ऐड ऑन है? ये क्या कर रहा है हमारे लीगल सिस्टम में? इसके रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। नाउ डीलिंग विद सेक्शन 124 ए दैट इज टॉकिंग अबाउट सेडिशन। सो आपने कोई भी वर्ड्स, चाहे बोल के चाहे लिख के या थ्रू साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लेके आ रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो हेट्रेड लाने की, या कंटेम्प्ट कर रहे हो या एक्साइट कर रहे हो या अटेम्प्ट टू एक्साइट कर रहे हो डिसअफेक्शन लाने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो कि एस्टेब्लिश की गई है इंडिया में लॉ के द्वारा। उस एक्ट को कंसीडर किया जाएगा एक ऑफेंस अंडर सेडिशन एंड उसकी पनिशमेंट होगी दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, जिसमें फाइन भी एड ऑन हो सकता है। और हो सकती है इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड कर सकती है 3 साल तक, जिसमें फाइन भी एड ऑन हो सकता है या फाइन के साथ हो सकती है। नाउ यहाँ पे तीन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 टॉक्स अबाउट कि जो एक्सप्रेशन है डिसअफेक्शन वो इंक्लूड करती है डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी को। एक्सप्लेनेशन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कि जो कमेंट आपने किया है अगेंस्ट, आपने कमेंट एक्सप्रेस किया है अगेंस्ट द कोई गवर्नमेंट ने मेजर लिया उसके अगेंस्ट आपने कमेंट किया। एंड यहाँ पे जो आपका ओपिनियन, जो आपका मेन आपका पर्पस है वो है कि आप उसमें जो मेजर लिया है गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन लेके आओ थ्रू लॉफुल मीन्स। यहाँ पे आपका कोई भी पर्पस नहीं है कि आप हेट्रेड लेके आओ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि आप पब्लिक को भड़काने का कोई भी आपका पर्पस नहीं है। इस केस में आपका जो कमेंट है उसको ऑफेंस कंसीडर
नहीं किया जाएगा। एंड एक्सप्लेनेशन 3 इज टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई कमेंट किया है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस या कोई अदर एक्शंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, एंड यहाँ पे भी आपका कोई पर्पस नहीं है कि आप हेट्रेड की भावना से कोई कमेंट कर रहे हो, कि आप पब्लिक को भड़काने के लिए कोई कमेंट कर रहे हो, सो दैट कमेंट विल आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेडिशन। SG Ambedkar versus Union of India, that is a very important case and it is of 2022. ये केस जजमेंट के बाद से ही हमारा जो प्रोसेस था री एग्जामिनेशन का सिडिशन लॉ में वो स्टार्ट हुआ। जब इसका जजमेंट पास हुआ उसके बाद हमारा री एग्जामिनेशन प्रोसेस सिडिशन लॉ में स्टार्ट हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक पॉज बटन भी हिट किया इस प्रोविजन पे, सिडिशन लॉ पे। उनका बोलना था कि ये जो रूलिंग है अब वो सिंक नहीं करती सोशल बैकग्राउंड के साथ, सो हमें इसको पॉज रखना चाहिए, अभी इस लॉ को पॉज रखना चाहिए। बट जो हमारी 22nd लॉ कमीशन थी उसने रिकमेंड किया कि ये जो 153 ईयर ओल्ड कॉलोनियल लॉ है इसको हमें रिटेन रखना चाहिए, इसको हमें अभी भी ऑफेंस में कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज हम इसको रिपील कर देंगे ना तो इससे एडवर्स रैमिफिकेशंस होंगे, इससे एडवर्स इफेक्ट होंगे हमारी जो इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी है ऑफ कंट्री की। सो इसलिए इसको स्टिल हमें अभी तक इसको रिटेन किया गया है। जो नया बिल पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि अब एक्ट भी बन चुका है, उसने रिप्लेस किया था हमारा इंडियन पीनल कोड 8060 को जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड जिसकी पनिशमेंट, जिसने सेडिशन की पनिशमेंट बताई है अप टू 7 years। सो एज पर द भारतीय न्याय संहिता जो सेडिशन है उसकी पनिशमेंट है अप टू 7 years। Now, changes proposed in भारतीय न्याय संहिता 2023। You know कि कुछ एग्जाम्स में भारतीय न्याय संहिता पूछा जा रहा है और कुछ एग्जाम्स में आईपीसी पूछा जा रहा है अभी। ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है, बट यू मस्ट नो कि क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में एज कंपेयर टू द इंडियन पीनल कोड रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ। जो हमारा बिल था वो प्रपोज किया गया भारतीय न्याय संहिता कि वो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग इंडियन पीनल कोड 8060 को। सो नाउ इंडियन पीनल कोड 8060 की जगह पे क्या आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये क्या की चेंजेस प्रपोज करता है सेडिशन लॉ में जो अब पीनलाइज कंसीडर किए गए हैं, दैट इज exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी ऐड किया गया है, यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, these will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine। पहले था हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पहले भी था, लेकिन जो 3 years तक की पनिशमेंट थी अब उसको एक्सटेंड कर दिया है 7 years तक। दैट मीन्स हमारी जो सेडिशन की पनिशमेंट है भारतीय न्याय संहिता में इंक्रीज कर दी गई है एज कंपेयर टू द आईपीसी। लीगल पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं, सो इट वाज डिसाइडेड बाय डिफरेंट कोर्ट्स, बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देयर इज अ केस तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट, 1951 का केस है, एंड राम नंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1958 का केस है। इन दोनों केसेस में जो सेडिशन लॉ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया, एंड बोला कोर्ट ने कि ये जो लॉ है, जो सेडिशन लॉ है, ये कॉलोनियल पावर्स को एज अ टूल यूज करती थी कि वो डिसहार्मनी को कर्व कर सके। डिसहार्मनी को कर्व करने के लिए सेडिशन लॉ का वो यूज करती थी एज अ टूल। सो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। But in the case of Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962 का केस, and it is very important and landmark case because इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया constitutional validity of the provision of sedition which is provided in IPC। तो उन्होंने बोला ये constitutional law है, ये unconstitutional नहीं है। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ 1995 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि ये जो सिडिशन लॉ है, हम उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इवन हम वेहमेंट भी कर सकते हैं, बट वो उस अमाउंट तक नहीं होना चाहिए जब तक आप उसको इंसाइटमेंट नहीं कर रहे हो वायलेंस के लिए, और पब्लिक डिसऑर्डर के लिए आप इंसाइटमेंट नहीं कर रहे हो, वायलेंस उकसा नहीं रहे हो आप लोगों को कि वायलेंस हो या पब्लिक डिसऑर्डर हो, तब तक जो भी आपने क्रिटिसिज्म की है गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल लीडर्स को, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ ऑफेंस अंडर सिडिशन लॉ। जो सिडिशन रिजेक्ट हो चुका है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया, युगांडा, एंड there are many more countries where this law has already been rejected, but still India is following this law and it is still constitutional in India. Because these countries believe that कि ये जो law है वो undemocratic है, unwanted है, unneeded है, so उन ये सारी countries ने sedition law को reject कर दिया है, they are not following it as an offense in their countries. Sedition law एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि ट्राई किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में, एंड जो पर्सन चार्ज होता है सिडिशन लॉ में, दैट इज जो सिडिशन ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाएगा उसको फेस करनी पड़ सकती है एक और एक से ज्यादा कुछ कंसिक्वेंसेस, जैसे कि उसको बार्ड किया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब्स पे, हर किसी को नहीं, जो भी चार्ज होता है सिडिशन का डज नॉट नेसेसरली कि उसको बार्ड किया ही जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ क्रिमिनल सर्टेन क्रिमिनल चार्जेस हैं जो डिपेंड करते हैं on their nature and severity could impact on individuals eligibility for certain government positions. लेकिन मतलब कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं जिनके नेचर डिपेंड करता है, हो सकता है वो इम्पैक्ट करें आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, योर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, योर पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेवल्स में हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़े, बिकॉज समटाइम्स आपको ये सिचुएशंस आ जाती हैं कि इफ यू आर आप किसी ऑफेंस के लिए लायबल हो, सो आपको ये चीजों में प्रॉब्लम आने लगती है, सो कुछ जो कोर्ट अथॉरिटीज हैं वो इम्पोज कर सकती हैं रिस्ट्रिक्शंस, जो भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है वो अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोर्ट अपीयरेंसेस आपको देनी पड़ेगी, जब भी आपको समन आएगा, जब भी कोर्ट हियरिंग होंगी तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, कोर्ट अपीयरेंस आपको देना पड़ेगा, सो दीज consequences for you will be liable to face if you are punishable under sedition law. Now, Article 19 of Constitution of India 1950, it plays a vital role in reference of sedition law, because you know Article 19 हमें right देता है कि हमारे पास freedom of speech है under Article 19(1)(a), ये हम लोग जानते हैं, this is our fundamental right under Article 19(1)(a), that is freedom of speech एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडियाज ओपिनियंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, कोई आपको नहीं रोकेगा। देन सिडिशन लॉ में भी तो हम यही करते हैं, हम अपने ओरल या रिटन के थ्रू अपने एक्सप्रेस करते हैं, कमेंट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनके मेजर्स के अगेंस्ट, उनके एक्ट्स के अगेंस्ट, उनके जो भी एक्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, अपने कमेंट्स पास करते हैं, ओरल हो, रिटन हो, थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या थ्रू साइन हो। लेकिन आर्टिकल फिर उसको ऑफेंस कैसे कंसीडर किया जा रहा है, जबकि हमारे पास आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। सो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 19(1)(a) है, बट इसके साथ हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी दिया हुआ है, जिसमें प्रोवाइडेड है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। आप ये नहीं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जहाँ पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं आपको अवेलेबल होता है। जैसे
जब कोई बात आती है हमारी सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बारे में बात आती है, जब फ्रेंडली रिलेशन होते हैं फॉरेन स्टेट्स के साथ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन दैट केसेस आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है। सो हमारे पास फंडामेंटल राइट है बट वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ अवेलेबल है। दैट्स व्हाई सेडिशन लॉ को ऑफेंस कंसीडर किया गया है एंड वो स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसमें हमारे पास बोलने का तो अधिकार है बट हम इतना ज्यादा नहीं बोल सकते कि हमारी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। सो in this video, I have discussed all in detail about sedition law, their punishments, their legal positions, and the new law proposed in and what are the changes has been done. So I have explained in detail about all these things. So I hope you like this video. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you so much.